नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से यूक्रेन संकट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 28 पॉइंट का शांति प्रस्ताव भी दिया है। पर हाल ही की खबरों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की उनके देश द्वारा तैयार किए गए उस शांति प्रस्ताव पर साइन करने के लिए तैयार नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच मतभेदों को कम करने के उद्देश्य से शनिवार को अमेरिका और यूक्रेन के बीच 3 दिन तक बातचीत हुई। लेकिन रविवार को ट्रंप ने यह दावा किया कि जेलेंस्की इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप इस पर कहते हैं कि मुझे थोड़ी निराशा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अभी तक इस प्रस्ताव को नहीं पढ़ा है। कुछ घंटे पहले तक यही स्थिति थी। उनकी टीम को यह पसंद है, लेकिन उन्होंने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है। ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि रूस को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह पक्का नहीं है कि जेलेंस्की को यह ठीक लगे। उनकी टीम को यह पसंद है, लेकिन वे अभी तैयार नहीं है। इसी के साथ ये भी जान लेना जरूरी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी व्हाइट हाउस के प्लान को सार्वजनिक तौर पर मंजूरी नहीं दी है। इसे लेकर पिछले हफ्ते ही पुतिन ने कहा था कि अमेरिका के ऑफर के कई पहलू प्रैक्टिकल नहीं है। पुतिन ये तब कह रहे हैं जब इस प्रस्ताव का मूल मसौदा मॉस्को की ज्यादा तरफदारी कर रहा है। वहीं जेलेंस्की के बयान की बात करें तो वो इस बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने उन अमेरिकी अधिकारियों के साथ फोन पर खास बातचीत की है जो फ्लोरिडा में यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत में शामिल हैं। वे लिखते हैं कि यूक्रेन अमेरिका के साथ ईमानदारी से काम जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वास्तविक शांति हासिल की जा सके। इससे पहले भी जेलेंस्की इस पीस प्लान पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। 24 नवंबर को जेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि एक बड़ा मुद्दा ये है कि जो कुछ उन्होंने यानी रूस ने चुराया है उसे कानूनी मान्यता देना चाहते हैं ताकि इलाके की अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांत को तोड़ा जा सके। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि ऐसा करना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। उनका तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून यूक्रेन के इलाके की अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देता है। ऐसे में पुतिन की मांग के आगे झुककर रूस को यह इलाका सौंपना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन होगा। वहीं जहां एक तरफ ट्रंप प्रशासन मसला हल करने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें देखें तो हमले लगातार जारी हैं। रूस ने बीते रविवार को भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। खबर ये भी है कि जेलेंस्की जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं। अगले साल की शुरुआत में जेलेंस्की भारत आ सकते हैं। हालांकि उनकी इस यात्रा की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह दौरा होता है तो यह पुतिन की यात्रा की लगभग 1 महीने के बाद होगा। इन सब में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच बीते कई हफ्तों से बातचीत चल रही है। यहाँ तक कि पुतिन के भारत दौरे से पहले भी नई दिल्ली ने जेलेंस्की के कार्यालय से संपर्क किया था। इसी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि जब जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा की थी, तो इसके ठीक 1 महीने बाद अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए और जेलेंस्की से मुलाकात की। इसमें भी सबसे खास बात यह है कि भारत यूक्रेन के बीच 1992 से राजनयिक संबंध है, पर तब से लेकर अब तक यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी। यह सब देखने पर तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत पर्दे के पीछे से यूक्रेन संकट को हल करने में जुटा हुआ है। इन सभी के बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं कि भारत पाकिस्तान, इजराइल फिलिस्तीन, चीन ताइवान, अजरबैजान आर्मेनिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बाद अब थाईलैंड और कंबोडिया भी संघर्ष का एक नया क्षेत्र बन गया है। इस साल जुलाई में करीब 1 हफ्ते तक चले भीषण युद्ध के बाद थाईलैंड और कंबोडिया एक बार फिर से युद्ध के मैदान में है। ऐसा कहा जा रहा है कि थाईलैंड के हवाई हमलों के बाद अब युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। इस संकट को हल करने में भी ट्रंप ने ही भूमिका निभाई थी। बता दें कि अक्टूबर महीने में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में दोनों देशों ने सीज फायर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस पर भारत की ओर से कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं आया है, लेकिन भारत शांति और कूटनीति की ही वकालत करेगा। यानी वो दोनों पक्षों को कहेगा कि हथियार बंद संघर्ष बंद करें और फिर बातचीत और संवाद के जरिए समाधान खोजें। अब सीज फायर की बात हो रही है तो हम गाजा और इजराइल को कैसे भूल सकते हैं। अक्टूबर महीने में ही ट्रंप ने यहाँ भी सीज फायर करवाया था,
लेकिन वो इसमें भी असफल रहे, क्योंकि 10 दिनों के अंदर ही दोनों ने फिर से एक दूसरे पर हमले करने शुरू कर दिए थे और दोष भी एक दूसरे पर मढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि अगर ट्रंप का ये 28 सूत्री प्लान यूक्रेन और रूस द्वारा मंजूर हो भी जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि इस सीज फायर का भी उल्लंघन नहीं किया जाएगा। और अगर इस पर भारत का स्टैंड देखें तो हम पाते हैं कि भारत शुरू से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच द्विराष्ट्रीय समाधान का समर्थक रहा है। इतना ही नहीं, भारत हर साल फिलिस्तीनी लोगों की सहायता के लिए बड़ी संख्या में मदद भी देता है और हाल ही में इजरायली सेना ने भारत से ये डिमांड की है कि वे हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे, जिस पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत हमास के हमलों का समर्थक है। वह हमेशा से ही इन हमलों की कड़ी निंदा करता रहा है। यहाँ हमने भारत और अमेरिका दोनों के दृष्टिकोण की बात की और अमेरिका और भारत की विदेश नीति समझने के लिए ये जान लेना जरूरी है कि क्यों ट्रंप की सीज फायर वाली पॉलिसी फेल हो रही है। तो इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हो सकती है, क्योंकि ट्रंप जिन संघर्षों में मध्यस्थता कर रहे हैं, जैसे यूक्रेन रूस, गाजा इजराइल, थाईलैंड कंबोडिया, तीनों में सीज फायर कभी 100% लागू नहीं हो पाया। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहला तो ये कि समझौतों की शर्तों में स्पष्टता की कमी है, यानी ये सच में पीस प्लान है, कोई पीस प्राइज जीतने की होड़ है, या फिर इन शर्तों में भी कुछ छिपी हुई शर्तें हैं जिनके बारे में बताया नहीं गया है। वहीं शर्तों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, जिससे ये पता चल सके कि कौन क्या छोड़ेगा, कौन कहां से पीछे हटेगा, कौन किस बात के बदले क्या करेगा। इसी वजह से भरोसा बनने के बजाय शक बढ़ जाता है। दूसरी वजह है इन शर्तों का किसी एक के पक्ष में ज्यादा झुका होना। ऐसा ही यूक्रेन और रूस के बीच देखने को मिल रहा है और ऐसा ही इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में भी है। दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रंप का सीज फायर प्लान टेम्पररी दिखाई देता है, क्योंकि शांति समझौते का मूल सिद्धांत यही है कि जितनी स्पष्ट शर्तें उतनी लंबी शांति, और जितनी धुंधली शर्तें उतनी जल्दी युद्ध दोबारा शुरू होने का डर। भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से ही संतुलन बनाता दिखता है। वह किसी एक के पक्ष में जाने के बजाय बैलेंस रहकर शांति बहाली और मानवीय सहायता की बात करता है। अब ऐसा करना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि भारत सैन्य गठबंधन से दूरी रखकर अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर चलता है। उसके रूस, अमेरिका, यूरोप तीनों से अच्छे संबंध है, इसलिए वो मध्यस्थता करने की क्षमता रखता है। वह हथियार और पाकिस्तान से सुरक्षा के मामले में रूस पर निर्भर है, तो तकनीक और चीन से सुरक्षा के मामले में अमेरिका पर, और ऊर्जा की पूर्ति खाड़ी देशों से होती है। फिर बैलेंस करना तो बनता है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि यूक्रेन के संकट का क्या समाधान निकलता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।